हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रल ऑफ रैशनल फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक ये लास्ट पार्ट है इंटीग्रल ऑफ रैशनल फंक्शन का, जो कि पार्शियल फंक्शन के थ्रू मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। उसके बाद हम डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शंस हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गए। इन सब का भी इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे। रैशनल फंक्शंस में मैं जो पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू आपको बताया हूँ, इस वीडियो के बाद आई थिंक आपके मोस्ट ऑफ द केसेस कवर्ड हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप बुक्स जैसे NCERT, SRT शर्मा, किसी के भी बुक्स के आप पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस लगाएंगे अगर, तो आई थिंक आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन जाने चाहिए अगर आपने वीडियो को अच्छे तरीके से फॉलो किया है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को आज। पिछले वीडियो में मैंने रैशनल फंक्शंस के कुछ फॉर्म्स के बारे में आपको बताया था और पार्शियल फ्रैक्शन को भी मैंने डिस्क्राइब किया था, जिसमें मैंने इन फॉर्म्स के बारे में मैंने जिक्र किया था कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है f(x) और g(x), जो g(x) हमारा डिनोमिनेटर है, तो g(x) अगर किस फॉर्म का रहेगा, जैसे ax + b के फॉर्म का है, तो इसमें ये वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। ax² + bx + c के फॉर्म का है तो हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बता के रखी है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप साइंस इन्फो स्टडी के चैनल पे जाइए और पिछला वीडियो को आप पार्ट 2 को आप देख सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ रैशनल फंक्शन पार्शियल फंक्शन पार्ट 2 इस नाम से है, आप एक बार देख सकते हैं उस वीडियो को जाकर, जिससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, जिससे आपका रिदम बना रहे। तो सबसे पहले मैं पिछले वीडियो में मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको डिस्क्राइब किया था, तो उसी तरह का एग्जांपल मैंने अभी भी लिया है। शायद ये एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में भी लिया था, तो ये एग्जांपल मैं अभी लेकर आपको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करके बताता हूँ, जिससे आपका रिदम बना रहे और आपको क्लियर कट पिक्चर मिले। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जिससे आपका एक रिवीजन हो सके। फिर हम डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। आज मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के 2 डिफरेंट फॉर्म लिए हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स होते हैं। दिखने में कॉम्प्लेक्स लगते हैं बट होते कुछ नहीं है, बहुत इजी प्रॉब्लम्स होते हैं वो। उसके बस कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जिससे कि पार्शियल फ्रैक्शन के किसी भी तरह के क्वेश्चंस आप लगाने में कैपेबल रहेंगे। सबसे पहले इस बेसिक फॉर्म को हम सॉल्व करते हैं। तो इस बेसिक फॉर्म को हम सॉल्व करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे हमारे डिनोमिनेटर का फंक्शन है, जैसे g(x) है। क्या है हमारा g(x)? x² -5x + 6। मैंने क्या बोला था कि जो डिनोमिनेटर का फंक्शन होता है, अगर पॉसिबिलिटी है उसके फैक्टराइज होने की, उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने की, तो बेशक आप उसको फैक्टराइज करें, क्योंकि ये बेटर तरीका होता है क्वेश्चन को सिंपल बनाने का। और आई थिंक ये सही तरीका भी है, जिससे आपका सही आंसर भी आएगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो क्या ये फैक्टराइज हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल फैक्टराइज हो सकता है। तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं एक बार। तो ये फैक्टराइज होगा x² -3x -2x + 6। इट विल बी x² वेट x -3 -2 x -3, and then our factorization will be this. ओके ना, उसके बाद क्या स्टेप था हमारा? उसके बाद हम जो हमारा फंक्शन दिया हुआ, उस फंक्शन को हम लिखते हैं। एग्जैक्ट फंक्शन जो है हमारा, सपोज क्या है, x -5x + 6 = इसको हमारा फैक्टराइज करने के बाद क्या आया है, तो ये फैक्टराइज करने के बाद ये चीज़ आई है। अब फैक्टराइज करने के बाद जब ये चीज़ आ गई, तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं, ये जो भी हमारा हमने ये जो फॉर्म्स लिखा हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ कि g(x) में हमारे 2 फंक्शन हैं, एक है x -3 और x -2 प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो x -3 अगर देखा जाए तो वो फर्स्ट फंक्शन के फॉर्म का है, तो मैं इसका फर्स्ट मेथड लगाऊंगा। x -2 भी हमारा फर्स्ट फंक्शन, आई मीन दिस ax + b के फॉर्म का है, तो इसमें भी मैं फर्स्ट मेथड ही लगाऊंगा। तो इसको मैं फर्स्ट मेथड लगाता हूँ।
x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 3 के लिए मेरा रहेगा मेथड, x माइनस 2 के लिए फिर मेरा रहेगा मेथड। ओके, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 3। ओके, ऑल राइट। अब मैं इसको सॉल्व करने का मैं तरीका बताया था कि पहला केस ले लेते हैं, केस 1, इफ़ x इज़ इक्वल टू 2। मैं अगर x इज़ इक्वल टू 2 इसमें पुट करता हूँ तो हमारा क्या आंसर आता है, a इज़ इक्वल टू a 2 माइनस 2 प्लस b 2 माइनस 3। 2 minus 2 will be 0 and it will become 0, then b will be minus 1, then it will become b is equal to minus 1। अब हमें b की वैल्यू मिल गई है, b की वैल्यू है हमारा -1। ओके, अब हम केस 2 लेते हैं a की वैल्यू निकालने के लिए। केस 2 हम अगर लें तो हम x की वैल्यू 3 रख के देखते हैं, तो x की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा a 3 माइनस 2 प्लस b 3 माइनस 3, देन 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस b इंटू 0, देन इट विल बिकम a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई। अगर मैं इस इक्वेशन को 1 ले लेता हूँ तो हम पुटिंग values of a and b in equation 1, हम इक्वेशन 1 में इन वैल्यूज़ को रखते हैं और फिर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो हमारा इंटीग्रल रहेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ a अपॉन x माइनस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 2 dx। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करूं तो मैं a की वैल्यू कितनी आई है मेरी, तो a की वैल्यू आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू 1 आई है। ओके, तो a की वैल्यू 1 यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 dx प्लस b की वैल्यू देखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है। तो मैं यहाँ पर -1 लिख लेता हूँ, इट विल बी -1 इंटू डी एक्स, इट विल बी माइनस डी एक्स। मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर, माइनस डी एक्स अपॉन इट विल बी x माइनस 2। ओके, गुड, वेरी गुड। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं देखा जाए तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अब आपको याद हो जाना चाहिए। अगर आपने मेरा पिछला 2 वीडियो देखा है तो ये चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। इट विल बी लॉग ऑफ एक्स माइनस 3, देन दिस माइनस प्लस बिकम माइनस, लॉग ऑफ एक्स माइनस 2, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, आई थिंक अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा, प्लस सी, दैट विल बी योर आंसर। ईजी था। ये है मेरा पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिक फॉर्म, जिसमें ऊपर हमारा कांस्टेंट है, नीचे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई भी इक्वेशन है उससे मतलब नहीं है, मतलब कोई भी फंक्शन है हमारा, लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाइनोमियल फंक्शन है। आपको बस डिनोमिनेटर जो हमारा g(x) उससे कंपेयर करना है, कौन सा फॉर्म लगेगा वो आपको अप्लाई करना है। मेथड आपके सेम है। अगर इस मेथड को आप अप्लाई करते हैं तो बेशक आपका आंसर आएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको ये क्लियर है तो फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि अब तक हम किस चीज़ का पार्शियल फ्रैक्शन ही हम अगर पढ़ रहे थे तो हम किन चीज़ों का, किन फंक्शंस का पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे थे। कि जैसे हमारा इंटीग्रेशन है, जैसे अगर हम यहाँ समझाएं, इंटीग्रल है हमारा, ऊपर हमारा fx है, नीचे हमारा gx है, dx है। ओके, तो हम ये देख रहे थे कि जो fx की जो डिग्री है
वो कम है जी एक्स की डिग्री से। अब तक तो हम यही पढ़ रहे थे। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ, अगर मैं इसी फंक्शन की बात करता हूँ, तो एफ एक्स क्या है इस फंक्शन में हमारा 1 है। जी एक्स क्या है इस फंक्शन में हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। इसके डिग्री की बात करूँगा तो 0, इसके डिग्री की बात करूँगा तो 2। जी एक्स का डिग्री तो ज़्यादा है, एफ एक्स का डिग्री कम है। ऐसे इस टाइप के फंक्शंस में जिसमें एफ एक्स की डिग्री कम है, जी एक्स की डिग्री ज़्यादा है, इस टाइप के फंक्शंस में हम सिंपल ये पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट जी एक्स के फॉर्म को कंपेयर करते हैं, दिए हुए फॉर्म है हमारा उससे हमें कंपेयर करते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड को लगाते हैं। अगर सपोज़ अगर एफ एक्स की डिग्री ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? इफ एफ एक्स की डिग्री ज़्यादा हो गई डी एक्स से तो क्या होगा? क्या इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं? इस केस में क्या इस केस में हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं? क्या पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है? पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए 2 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। पहला, एफ एक्स की डिग्री कम होनी चाहिए, जी एक्स की डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए। ओके। दूसरा, एफ एक्स जो है जी एक्स का डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या होगा अगर मेरा एफ एक्स का डिग्री ही ज़्यादा हो गया तो? यहाँ पर आप देख रहे हैं एफ एक्स की डिग्री कम है, लेकिन यहाँ एफ एक्स की डिग्री ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे? इसको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है अलग से, जैसे ये है हमारा। तो आप देख रहे हैं इस फंक्शन में, आप देखिए इस फंक्शन में अगर मैं एफ एक्स की बात करता हूँ, वेट अ सेकेंड, तो एफ एक्स का पावर है एक्स का पावर 4, 3, 2, 18। इसमें अगर मैं डिग्री की बात करूं, इसमें अगर मैं पावर की बात करूं तो वो क्या है हमारा 4। फिर मैं जी एक्स की बात करता हूँ, जी एक्स से हमारा ओके। तो इसमें अगर बात करें इसका क्या है, इसका 3 हाईएस्ट पावर। अब इससे साफ पता चल रहा है एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन जी एक्स। डिग्री की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है यहाँ पर। एफ एक्स का पावर जो है जी एक्स के पावर से ज़्यादा है। इस केस में हम क्या करें? क्या पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा? तो बिल्कुल अप्लाई होगा पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन एक स्टेप और बढ़ जाता है इसमें। वो स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको जो है एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा एंड देन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, रुकिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, इलस्ट्रेट करता हूँ, जिससे आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा। जैसे हमारा एफ एक्स ऊपर वाला है, जी एक्स नीचे वाला है, तो पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जो आप पॉलिनोमियल डिवीज़न अगर आप पढ़े हैं क्लास 9th में, आई थिंक आपके क्लास 8-9th में होता है पॉलिनोमियल डिवीज़न, वही चीज़ करनी है आपको। अगर मैं पॉलिनोमियल डिवीज़न की बात करूँ तो क्या है हमारा, या x³ माइनस 3x स्क्वायर, x का पावर 4 माइनस 5x का पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 18। ओके। अब इन्हें में डिवीज़न करना है, पॉलिनोमियल डिवीज़न, वो आपको आना चाहिए। पॉलिनोमियल डिवीज़न अगर आता है तो अच्छी बात है। माइनस प्लस, it will cancel out, it will be minus 2x³ and then plus 6x square, sorry
minus 18. Now it will be multiplied to minus 2x cube. Okay, minus plus 6x square. All right, it will be plus minus, then it will cancel out and it will bring us minus 18. Okay, after division we are having quotient, we are having remainder. Then we have to write it like this: x का power 4, x का power 3 plus 6x square minus 18 upon x cube upon 3 minus 3x square. सॉरी, अब इसको मैं लिख सकता हूँ x minus 2 minus 18 upon x cube minus 3x square. All right, quotient, remainder and this. अब इस पार्ट में तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने डिवीज़न करके बता दिया हूँ. अब अगर इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई. इसमें भी कन्फ्यूजन है क्या आपको कि ये कैसे लिखा गया है? सही में एक बार देख लेते हैं. आपको एक बार मैं एक बहुत छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट्स जो नहीं समझ में आया है इनको मैं बता देता हूँ. सपोज़ 5 डिवाइडेड बाई 7. ओके, 5 5 2. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 + 2 / 5 इट विल इक्वल टू 7 / 5. ये आपको समझ में आ रहा होगा. वही चीज़ यहाँ पर है. 1 हमारा कोशेंट था, तो ये जो कोशेंट है उसको मैंने यहाँ लिखा है. 2 हमारा रिमाइंडर था जो कि मैंने ऊपर रख दिया है. तो जो रिमाइंडर था वो ऊपर रखा गया है. माइनस 18 था तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, जो कि मैंने डायरेक्ट लिखा है. ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन रैशनल फंक्शन है. ओके, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको आनी चाहिए. लेकिन मैंने स्क्रैच से आपको बता दिया ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बन गया. ऑलराइट, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है. तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, अगर x - 4 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 18 अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, अगर मैं ऐसे इंटीग्रेट करता हूँ तो इसका इंटीग्रेशन x - 2 माइनस 18 अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर dx. अब मैं इसको अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मैं अगर इसे अलग अलग इंटीग्रेट कर दूँ तो ये हो जाएगा x - 2 dx माइनस 18 अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर dx. ओके, अब इसको मैं और स्प्लिट कर देता हूँ. x dx आ जाएगा माइनस 2 dx आ जाएगा माइनस 18 अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर dx. आई थिंक आपको यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा होगा, मज़े आ रहे होंगे. क्यों? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. तो इसका और इसका इंटीग्रेशन तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो. अब मामला फंसा है इसका. ठीक है, तो मैं पहले इसको इंटीग्रेट करके देख लेता हूँ. लेट से इसको मैं I1 मान लिया हूँ, तो मैं I1 को पहले इंटीग्रेट कर लेता हूँ. यहाँ पर मैं इक्वेशन सेकंड ले लेता हूँ. फर्स्ट मैंने लिया है क्या? कहीं नहीं लिया है, तो मैं सेकंड क्यों ले रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता. मैं फर्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पर. ओके, ठीक है. अब इसका इंटीग्रेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ, और ये हमारा प्योर पार्शियल फ्रैक्शन आपको दिख रहा होगा जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया उसी तरह का है. ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ डिनोमिनेटर के फंक्शंस को देखिए. क्या ये फैक्टराइज हो सकता है? तो बिल्कुल फैक्टराइज हो सकता है. फैक्टराइज इसमें से आप कॉमन निकाल लीजिए. क्या कॉमन निकलेगा? तो x स्क्वायर कॉमन निकलेगा और x - 3 अंदर बचेगा. ये हमारा dx हो गया. हो गया. अब आप देखिए तो यहाँ पर 18 अपॉन x स्क्वायर x - 3 ये रहा.
ठीक है। अब इसको किस फॉर्म में तोड़ना है हमें, तो एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर यानी जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या ये फॉर्म लगेगा? यहाँ पर अभी क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या ये फॉर्म लगेगा या नहीं लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा ये। यहाँ पर ये वाला फॉर्म लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सा? ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या था हमारा? ए अपॉन ए एक्स प्लस बी प्लस वेट बी अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे जब मतलब स्क्वायर होगा तो इस तरीके से हम चीज़ों को, ये वाला मेथड, इस तरीके से हम चीज़ों को स्प्लिट करते हैं, यानी पार्शियल मेथड ये वाला यूज़ करते हैं। अगर हमारा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तब हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूँ तो एक्स स्क्वायर में हमारा ये वाला फॉर्म है, और दूसरा फंक्शन है एक्स माइनस 3, उसके लिए हमारा जो बहुत बेसिक फॉर्म था, कौन सा? वेट, ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्म है, जो कि ए अपॉन ए एक्स प्लस बी, ये फॉर्म हम यूज़ करेंगे। ओके, तो इसके लिए चलिए हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करेंगे तो ए अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर है तो बी अपॉन एक्स स्क्वायर भी होगा, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3। ओके, देन अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा ए एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स ओके, ऑल राइट, एक्स माइनस 3 देन सी इट विल बी एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऑल राइट, दैट्स गुड। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, इसको कैसे सॉल्व करना है। केस 1 ले लीजिए। जितने वेरिएबल रहते हैं उतने केसेस आपको लेने पड़ते हैं। तो जैसे केस 1 है तो केस 1 के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे इजी तरीका है, अगर मैं x को 0 ले लेता हूँ तो a भी 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा और b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रख लेता हूँ तो हमारा हो जाएगा a 0 हो जाएगा, a विल बी 0 प्लस b 0 माइनस 3 प्लस c विल बी 0, then it will become 18 is equal to that 0, then b minus 3. I can say b is equal to 18 by minus 3 and it will become minus 6. ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम यहाँ से दूसरा केस लेते हैं, केस सेकंड ये था हमारा कि क्या था केस सेकंड भाई, माइनस 3 ओके, एक्स इज इक्वल टू अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो हमारा देखिए a 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, c की वैल्यू हमें मिल जाएगी ईजली। तो 18 a हमारा 0 हो जाएगा, b हमारा 0 हो जाएगा, c इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, देन c की वैल्यू हो जाएगी 18 अपॉन 3 का स्क्वायर, देन 18 अपॉन 9 एंड इट विल बिकम 2। ओके, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 2 एंड देन हमें निकालना है अब केस थर्ड। केस थर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो केस थर्ड के लिए क्या कर सकते हैं केस थर्ड के लिए बताइए। ए की वैल्यू कैसे नहीं, कौन सी वैल्यू रखें जिसमें मेरी ए की वैल्यू निकल जाए? कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए और बी और सी की तो वैल्यू निकल चुकी है। तो मैं सिंपलर वैल्यू लेता हूँ, जैसे x इज इक्वल टू 1 ले लिया मैंने। ओके, तो 18 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 3 प्लस b की तो वैल्यू आपको पता है, डेट विल बी -6, 1 माइनस 3 प्लस c की वैल्यू पता है 2 इंटू 1 का स्क्वायर, then it will become -2a। ओके,
and it will become 2 to 12 and then 2, then 18 minus 2a plus what is that, 14, then 18 minus 14 is equal to minus 2a is equal to 4, it will become a is equal to 4 by minus 2, then it will become minus 2, then a की वैल्यू आ गई हमारी minus 2, c की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है minus 6। ऑल राइट, हमें तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम इंटीग्रल 1 को हम सॉल्व करते हैं। ओके, ऑल राइट। देखिए, इसको समझाने के लिए मैंने आपका ये लास्ट फॉर्म लिया था, तो लास्ट फॉर्म को अभी मैं फ़िलहाल के लिए हटाता हूँ, क्योंकि हम अभी तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसको फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर हम थर्ड फॉर्म को सॉल्व करेंगे। तो हमारा इंटीग्रल I1 आ गया है 18/x² x माइनस 3, इसी को इंटीग्रेट करना था dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो हमारा है a/x प्लस b/x² प्लस c/x माइनस 3 dx। ओके, आगे बढ़ें। देन a/x dx अलग अलग लिख लेते हैं, जिससे हमें आसानी होगी समझने में। b/x² dx प्लस c/x माइनस 3 dx। नाउ a की वैल्यू कितनी आई है? वी कैन सी a की वैल्यू -2 है, तो मैं -2 को यहाँ पुट करता हूँ dx x। b की वैल्यू कितनी आई है? वी कैन सी -6 आई है, तो -6/x² dx प्लस c की वैल्यू कितनी आई है? वी कैन से c की वैल्यू आई है 2, देन एग्जैक्टली 2 आई है ना, हाँ 2/x माइनस 3 dx। आगे करें। -2 बाहर निकल गया, dx/x हो गया। देखिए, मैं एक एक स्टेप आपको करके बता रहा हूँ, ओके, जिससे आपको क्लियर पिक्चर मिले, आपको समझ में आए कि सॉल्यूशन हो कैसे रहा है। ओके, तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी स्लो लग रही है, क्योंकि मुझे तो जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्क्रैच से, उनको भी ध्यान देना है कि उनको कैलकुलेशन मिस्टेक्स उनका ना हो, लेकिन अगर आपको वीडियो थोड़ी सी स्लो चल रही है तो आप स्पीड उसकी बढ़ा सकते हैं और देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -6 बाहर निकला है, एंड देन विल बी dx/x² एंड 2 दैट विल बी dx/x माइनस 3। ओके, -2 dx/x का इंटीग्रेशन होता है log x -6। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इसका इंटीग्रेशन होता है x -2 + 1/-2 + 1। ओके, देन 2, इसका इंटीग्रेशन होता है log x माइनस 3। ओके, ऑल राइट। -2 log x and then it will become -6 x का पावर -1 and then -1 then +2 log x minus 3। ओके, देन -2 log x, अब माइनस माइनस प्लस हो गया है 6/x क्योंकि इन्वर्स में है, प्लस 2 log x minus 3। और ओके, अब हम क्या करते हैं, ये किसका निकला है? ये इंटीग्रल 1 आया है हमारा। क्या आया है हमारा? इंटीग्रल 1 की वैल्यू आई है हमारी। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1। ओके, अब इक्वेशन 1 हमारा क्या था वो एक बार देख लेते हैं। दिस इज आवर इक्वेशन 1। ओके, ओके, तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 था हमारा
वेयर इज दैट, ये हमारा इक्वेशन 1 था। ओके, तब इक्वेशन 1 को हम यहाँ से कट कर लेते हैं, आई मीन कॉपी कर लेते हैं। ओके, मैंने कॉपी कर लिया एंड देन यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं इसे। ओके, ये हटा देते हैं, ये हमारा जो सर्कल था, ठीक है। अब ये हमारा इंटीग्रल था, राइट। देन अब हमें यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x² माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x माइनस, एंड देन इसका इंटीग्रेशन तो हम कर ही चुके हैं जो कि हमारा ये है, आप इसको रख दीजिए -2 log x प्लस 6/x प्लस 2 log x minus 3 एंड देन प्लस c, then x² minus 2x, okay, minus minus plus 2 log x minus 6/x minus 2 log x minus 3 plus c. This will be your answer. ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म था रैशनल नंबर का पार्शियल फ्रैक्शन के केस में। तो रैशनल फंक्शन का ये पार्शियल फ्रैक्शन केस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म था। तो आपको समझ में आया कि जब हमारा कोई इंटीग्रल रैशनल फंक्शन का f(x/gx) के फॉर्म में दिया है, जिसमें f(x) की डिग्री ज़्यादा है, gx की डिग्री कम है, तो उस केस में बस एक स्टेप बढ़ गया है, आपको एक स्टेप बढ़ गया है। वो क्या, आपको पॉलिनॉमियल डिवीज़न करना पड़ेगा। पॉलिनॉमियल डिवीज़न करने के बाद इस तरीके से आपको कोशेंट रिमाइंडर का एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। इस रिलेशन के बनाने के बाद आपको सिंपल तरीके से, आपको जैसे पार्शियल फ्रैक्शन किया गया है उसी तरीके से आपको सॉल्व करना रहता है एक फंक्शन को। और एक फंक्शन तो आपका लीनियर होता है जो कि आप डायरेक्टली ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये था। उसके बाद एक फंक्शन आपका पार्शियल फ्रैक्शन का बनता है, उस पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड को यूज़ करके आपको सॉल्व करना होता है। तो आंसर, अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसी क्वेश्चन को दोबारा अपने से कीजिए, नहीं तो अगर दिक्कत हो रही है तो एक बार फिर से इस वीडियो को आप देख लीजिए, रिवर्स करके आप जाइए पीछे और फिर से आप इस क्वेश्चन को देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे किया गया है, और फिर से आप उस क्वेश्चन को अपने से करने की कोशिश कीजिए। आई थिंक आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपकी स्किल्स में। ओके, तो ये हमारा एक फॉर्म था। अब हमारा एक लास्ट फॉर्म पार्शियल फ्रैक्शन का ये है, जो कि मैंने क्वेश्चन लिया था, जो कि अभी मैंने हटा दिया है, राइट। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आई थिंक ये था x² माइनस 1 dx, ये क्वेश्चन था। अब देखिए इस फंक्शन में, अगर आप इस फंक्शन में देखेंगे तो f(x) की डिग्री ना तो कम है ना तो ज़्यादा है। ये तो f(x) की डिग्री gx के पावर डिग्री के बराबर है, मैंने इसका पावर जो है इसके पावर के बराबर है। इस केस में क्या करें, तो इस केस में भी सेम मेथड अप्लाई करना है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। ओके, अगर f(x) की डिग्री बड़ा या बराबर हो गया gx से, यानी डिनोमिनेटर से, तो पहला स्टेप है आपको पॉलिनॉमियल डिवीज़न करना पड़ेगा। ओके, देन आपको कोशेंट रिमाइंडर का रिलेशन बनाना पड़ेगा। ओके, तीसरा चीज़ आपको इंटीग्रेट करना है, जिसमें से एक पार्ट आपका जो पार्ट 1 है वो आई थिंक आपका लीनियर फंक्शन रहेगा। ओके, पार्ट 2 आपको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ता है। घबराइए मत, मैं ये भी करके आपको बता दे रहा हूँ, इलस्ट्रेट कर दे रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर पिक्चर मिल जाए सारे तरह के डिग्रीज़ के, सारे तरह के फॉर्म्स के। ओके, तो ये 3 स्टेप, बस ये 2 स्टेप आपका बढ़ जाता है, बाकी सारे स्टेप आपके सेम होते हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देख ही लेते हैं, जिससे आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ओके,
आपके अंदर कोई डाउट ही ना बचे पार्शियल फ्रैक्शन को लेकर। पार्शियल फ्रैक्शन जब भी आपके सामने आया तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए कि ये तो भाई अपना एरिया है। क्यों? और आई थिंक पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी मिलते हैं, स्कूल के एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ना रैशनल फंक्शन का, तो आई थिंक आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, तो देखने को मिलते हैं आपको क्लास 12 के। ठीक है, तो मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, मैं इसको फिर डिवाइड करता हूँ। आई थिंक 1 से ही मेरा काम हो जाएगा, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, 1 - 1 यहाँ रहेगा, +1 यहाँ, +1 नीचे बचेगा। ओके, तो x² - 1 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? तो 1 + 1/x² - 1 इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। 1 कोशेंट है हमारा। हाँ, इस बात का ध्यान देना है कि कोशेंट और रिमाइंडर कहाँ रखना है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कोशेंट हमारा ये है, रिमाइंडर हमारा ये है। ओके, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, सिंपल सा चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। अब आई थिंक ये आपको इजी ही लगेगा। 1 + 1/x² - 1 dx। मैं यहाँ करके बता दे रहा हूँ आपको। ओके, जब जगह है तो खाली क्यों जाने दें। मैं आपको यहाँ पे ये करके दिखा दे रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² - 1। ओके, कोई दिक्कत इसमें आपको? मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए कोई दिक्कत। ओके, अब ये जो आपका इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा x। ओके, और ये जो इंटीग्रेशन है आपका, इसको आप या तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो अगर आपको इसको डायरेक्ट फार्मूला पता है तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर लीजिए, वो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा आपके लिए। ओके, तो x प्लस, अगर मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करूँ तो ये हो जाएगा 1/2 ln x - 1/x+1 + c। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसका कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है इसके लिए? तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x² - a² = 1/2a ln x - a/x+a + c। ये फॉर्मूला आपका यूज़ हुआ है। ओके, इसी फॉर्मूला का यूज़ किया है हमने। आप चाहे तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आप एक बार इसे पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। ओके, सेम वही चीज़ है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं हर बार अगर मैं इसी फंक्शन को उठा रहा हूँ तो ये होता है 1/x² - 1। ध्यान दीजिए, ये फैक्टराइज हो सकता है। आंख बंद करके ax² + bx + c वाला फॉर्म मत लगा दीजिएगा। x² - 1 है तो ये हो जाएगा x - 1 और x+1। ओके, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो गया है। अब आप इसको ईजिली कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा, सॉरी ये आएगा। तो ये था आपका पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, ये था आपका पार्शियल फ्रैक्शन के सारे फॉर्म्स। अगर आप इन सारे फॉर्म्स को, पिछले वीडियोस के फॉर्म को और इस वीडियो के जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया उसको आपने ध्यान से देखा है, वीडियो पॉज करके खुद से भी सॉल्व किया है, उसके बाद आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस के पार्शियल फ्रैक्शन के सेक्शन में जाइए या आर.डी. शर्मा या किसी भी बुक के पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस लगाइए। आई थिंक आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी अगर आपने पूरा वीडियो देख के रखा है तो आप इजीली पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियोज़, जो फर्दर वीडियोज़ हमारी आएंगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं डिफरेंट फंक्शंस का जिक्र करूँगा, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल। तो एक्चुअली क्या है कि जो रैशनल फंक्शंस है वो बहुत सारे फंक्शंस में यूज़ होता है। ओके, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी बात करता हूँ
अगर मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, सपोज़ मैंने एग्जांपल ले लिया cos x dx अपॉन sin x प्लस 4। ओके, इसे इंटीग्रेट करने को मैंने बोल दिया है। तो जब भी ये ऊपर फंक्शन और नीचे फंक्शन रहे ना, तो सबसे पहले आप ये चेक किया कीजिए कि क्या नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं। अगर मैं बात करूँ t, सपोज़ मैंने लेट t मान लिया, t इज़ इक्वल टू साइन एक्स प्लस 4, और अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, ये हो जाएगा dt इज़ इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x, इसका 0, दैट विल बी cos x dx। आप देखिए इसका डेरिवेटिव आ गया ये। ओके, अब अगर आप पुट कर देते हैं तो आपका जो फॉर्म निकल के आएगा वो cos x dx जो है dt का फॉर्म है, तो dt हो जाएगा sin x प्लस 4 की वैल्यू t मानी है तो dt हो गया। अब देखिए ये रैशनल फंक्शन बन गया साफ साफ। अब dt बाई टी का आप ईजिली कर सकते हैं log t प्लस c। अब t की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए जो भी आपने माना था, sin x प्लस 4 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो ये जो रैशनल फंक्शन है ये बहुत सारे फंक्शंस में आपके यूज़ होते हैं। तो आगे अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो हमें देखने हैं कि कौन से सिचुएशन में, कौन से केस में हमें कौन से फॉर्म में लगाने हैं। ओके, तो अब हम फर्दर वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तब तक आप रैशनल फंक्शंस के क्वेश्चंस को लगाइए, पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए और उन्हें स्ट्रॉन्ग कीजिए। बेस आपका रैशनल फंक्शन ही है, पहले उसके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो आगे फर्दर जितने भी फंक्शंस हैं वो आपको ईजी लगेंगे। ओके, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जर्वेशन स्किल हाई रखिए, कैलकुलेशन मिस्टेक्स पे ध्यान दीजिए, एंड देन यू विल गेट योर आंसर्स करेक्ट इन एवरी क्वेश्चंस। सो आज की वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय।